सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है भूगोल का पहला चैप्टर जो है संसाधन और विकास। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि संसाधन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में हम जानेंगे, जैसे मिट्टी के बारे में, लैंड क्या है, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, मिट्टी कैसे खराब हो रही है, टाइप्स ऑफ सॉयल, मिट्टी के प्रकार वगैरह जो हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेन पॉइंट हम देखेंगे कि संसाधन क्या है, बहुत ही आसानी से समझेंगे कि संसाधन क्या है, जो कि पिछली क्लास में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी कि एक तो सिंपल सा समझ लें कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम यूज करते हैं हमारे किसी भी काम आ सकती है, वो संसाधन है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको किसी भी प्रकार चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से भी हेल्प करेगी और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है, यानी कि जिसको हम प्रयोग करते हैं, हमारे जीवन की आवश्यकता है, हर प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल होती है, तो सभी क्या है, संसाधन है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, किसी भी तरीका से हमें सपोर्ट करती है, वो सभी क्या है, संसाधन है। तो अगर संसाधन का कोई भी डेफिनेशन होगा तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब हम बात करेंगे संसाधन के प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है कि संसाधन के क्या प्रकार हैं। तो संसाधन के बेसिकली मुख्य जो मेन प्रकार हैं, 4 प्रकार से डिस्कस किया गया है और 4 में भी अलग अलग प्रकार हैं। तो मेन जो प्रकार है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है, स्क्रीन पर आप देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे कि संसाधन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है इसको समझिए। जैव का मतलब ही है जो जीवित है, लिविंग थिंग्स, और अजैव का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित नहीं है, जिसमें जान नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है। तो जैव संसाधन इस हिसाब से जो लिविंग थिंग्स है, इसका मतलब है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, खुद मनुष्य, ये क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन में जो बिल्कुल निर्जीव चीजें हैं, जैसे रॉक्स, चट्टान, मिट्टी, तो ये जितने हो गए, ये क्या है, धातुएं, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन। तो बहुत सिंपल से आप समझ गए होंगे। जैव मतलब लिविंग थिंग्स जिसमें जान होता है, अजैव मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, वो क्या है, अजैव संसाधन। तो देखिए, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन है, वेरी सिंपल, जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, हम सभी आ गए, प्राणी जगत, पशु पक्षी जानवर सब आ गए, आदि पेड़ पौधे सभी आ गए। तो क्या है, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन में चट्टाने, धातुएं, ये निर्जीव है और जिसमें निर्जीव है, बेसिकली कोई जान नहीं है, तो वो क्या है, अजैव संसाधन। तो समझ गए होंगे जैव अजैव। जैव मीन्स लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव, अजैव मीन्स नॉन लिविंग्स यानी कि निर्जीव। एग्जाम्पल आप दे देंगे, सजीव में मनुष्य, प्राणी जात, और अजैव में चट्टाने, धातुएं। तो आई थिंक उत्पत्ति के आधार पर आप समझ गए होंगे जैव अजैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला जो इसका जो है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब ही है, वर्ड से पता चल रहा है, खत्म हो जाने वाले हैं। तो खत्म हो जाने वाले, तो पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, अब देखेंगे समाप्यता के आधार पर। जैसे है बिल्कुल इसको आसानी से समझेंगे। समाप्यता के आधार पर जो समाप्त हो जाएंगे, तो इसमें भी कुछ, एक होता है नवीकरणीय, मतलब यूज करने के बाद हम उसको दोबारा बना सकते हैं, और एक होता है अनवीकरणीय, मतलब कि अगर वो खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, नवीकरण नहीं किया जा सकता। इसको समझेंगे बहुत आसानी से। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, सोलर जो हम पैनल लगाते हैं तो उसके थ्रू हम कितना भी सनलाइट को यूज कर सकते हैं, खत्म ना होने वाला है, कितना भी यूज कीजिए, बस उसको
टेक्निक के थ्रू उसको उपयोगी बनाया जाना है और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। उसी प्रकार विंड एनर्जी, हवा से जो बिजली वगैरह उत्पादित करते हैं, तो ये क्या है, नवीकरणीय है। जैसे वायु, जल आदि ये सभी नवीकरणीय है। खत्म होते हैं बनते हैं, खत्म होते हैं बनते रहते हैं। तो नवीकरणीय मतलब कि इसको बनाया जा, नवीकरणीय का मतलब है कि जिसको दोबारा किसी भी प्रोसेस से हम बना सकते हैं, चाहे यांत्रिक या रासायनिक, तो वो नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब ही है कि जिसको नहीं बनाया जा सकता। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में हुआ है और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, तो खनिज में बहुत सारी चीजें आ गई, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी जितनी चीज हैं ये सब अनवीकरणीय है, क्योंकि जो कोल वगैरह है, कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। किस किसको बनने में धरती ने नेचुरली बनाया है, लाखों करोड़ों साल लगे हैं, तो ये अनवीकरणीय है। ऑयल वगैरह जितना हम नेचर से प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, वो अगर खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो जितने भी खनिज हैं जो हम खनन करके निकालते हैं वो सभी अनवीकरणीय है। एक बार यूज हो गया तो नेचर ने बनाया है, तो दोबारा नहीं बनेंगे। तो नवीकरणीय का मतलब है जिसको बनाया जा सकता है दोबारा किसी भी प्रकार से, वो कह कि भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया से नवीकरणीय। आप एग्जाम्पल दे देंगे, वायु, जल आदि। अनवीकरणीय जो एक बार प्रयोग में हो गए दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो जैसे खनिज, तो खनिज में सारे आगे जैसे हमने बताया, कोयला हो गया या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हो गए वो सब उसमें आ जाएंगे, तो अनवीकरणीय। तो आप समझ गए होंगे समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। आगे बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब हम देखेंगे स्वामित्व, तो बहुत आसानी से समझिए। स्वामित्व का मतलब यह कि मालिक कौन है, कोई भी चीज है, कोई भी संसाधन है तो उसका मालिक कौन है। तो देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार में पहला आएगा निजी स्वामित्व। निजी का मतलब है कि कोई भी ऐसा संसाधन, जमीन वगैरह कुछ भी जो व्यक्ति का पर्सनल है, अपना है, वो निजी स्वामित्व होता है। तो वो है व्यक्तिगत संसाधन। तो पहला हो गया व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब जो किसी व्यक्ति का है, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया जो उसके नाम से, तो वो व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद अगला होता है इसमें जो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कौन सा होता है, जिस पर पूरे गांव का मान लो अधिकार है। कोई चारागाह हो गया, कोई सपोज कब्रिस्तान हो गया, तो या कोई ऐसे धार्मिक स्थल हो गए जो किसी खास समुदाय के हैं, उस पर सबका अधिकार है, तो सामुदायिक संसाधन है। कोई ग्राउंड हो गया जो पूरे गांव का है, तो सामुदायिक संसाधन है। तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, मतलब सबका है, तो सामुदायिक संसाधन है। जो केवल एक व्यक्ति का है वो व्यक्तिगत संसाधन, जो पूरे समुदाय का है सामुदायिक संसाधन। अब है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं, राष्ट्रीय मतलब कि पूरे देश का जो संसाधन है वो सब राष्ट्रीय है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अगर भारत देश का एग्जांपल लें तो पूरा भारत देश के अंडर में, इस कंट्री के अंडर में जितनी चीजें हैं इंक्लूडिंग समुद्री एरिया, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि देश का हर एक चीज राष्ट्र का है, वो राष्ट्रीय संसाधन है, जिसका स्वामित्व सरकार करती है कि क्या करना है देश के विकास के लिए, हर एक चीज, तो उसका स्वामित्व की जिम्मेवारी सरकार की है। जो सरकार चलती है वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति को देखती है, और उस राष्ट्र की संपत्ति में कुछ समुदाय विशेष का जो अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन, जो किसी व्यक्ति का है वो व्यक्तिगत संसाधन, और लेकिन जो पूरे राष्ट्र का है तो राष्ट्रीय संसाधन। एक और होता है चौथा, उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं, तो इसको समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का सिंपल सा मतलब है कि वे संसाधन जो किसी देश की सीमा से बाहर हैं, मतलब उस देश के अंडर में नहीं आता। जो कोई भी चीज या एरिया जो भारत के अंडर में है तो राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन जो भारत के अंडर में नहीं है और किसी देश के अंडर में नहीं, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, तो कुछ एरिया तो बहुत सारे हैं जो हर देश का अपनी सीमा के अंदर है, लेकिन वो सारे जगह ये समुद्री एरिया जो किसी देश के अंदर में नहीं आते, तो वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो उसको क्या मापदंड है, तट रेखा से 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे भारत का जो मान लीजिए कि समुद्री तट है, जो उसका किनारा है, वहां से 200 मील दूर तक वो भारत का एरिया है। यानी कि उसमें कोई भी देश आना चाहे तो भारत के परमिशन से ही आएगा। और उस 200 मील के बाद
जितना समुद्री एरिया है, अगर वो किसी देश के, मान लो कोई देश का बॉर्डर शुरू नहीं होता तो नहीं आता, तो वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ही है कि कोई भी ऐसा एरिया धरती का जो किसी देश के अंडर में नहीं है, उसकी सीमा रेखा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि अगर सीमा रेखा के अंतर्गत आएगा तो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, और अगर उसके बाद आता है तो उस पर सभी देशों का अधिकार है। मान लो कोई देश रिसर्च करना चाहता हो समुद्र में, या मान लो ये स्पेस हो गया, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। आप जितना अपना साइंस टेक्नोलॉजी लगा सकते हो लगाओ, खुला हुआ है सबके लिए, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें हमने देखा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। उसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है जो किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में है, जितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो गई या कोई भी संसाधन जिसका कोई व्यक्ति एक मालिक है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। जो जिसके मालिक पूरा समुदाय है, तो वो जैसे धार्मिक स्थल हो गए, या कोई चारागाह हो गया, या कोई ग्राउंड हो गया किसी गांव का, जिस पर सारे समुदाय का अधिकार होता है, तो वो सामुदायिक संसाधन हो गए। इस प्रकार जो किसी देश के अंडर में जितना उसका भूगोल है, उसकी सीमा रेखा है, वो राष्ट्रीय संसाधन हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है कि जो किसी देश की सीमा में नहीं आता, वो सबके लिए होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सभी देशों का हक होता है, तो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो मुझे उम्मीद है स्वामित्व के आधार पर समझ गए होंगे। चलिए अब एक और प्रकार है इसका, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का भी वर्गीकरण किया गया है। विकास के स्तर आधार पर, यानी कि जो संसाधन है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। मान लीजिए कि अभी वो जमीन के अंदर ही है, उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो वो कौन सा संसाधन है। जिसका विकास कर लिया गया है, हम उसको यूज कर रहे हैं, वो कौन सा संसाधन है। जिसको हमने बचा करके रखा है, वो कौन सा संसाधन है। तो इस प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो उसमें पहला आप देखिए स्क्रीन पर, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, वो कौन से हैं, संभावी संसाधन। ध्यान रखेंगे। तो पहला जो है वो है संभावी संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है अवेलेबल है, परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। कि इसका विकास किया जाएगा या इसकी संभावना है, तो संभावना है तो वो संभावी संसाधन है, लेकिन अब इस पर काम किया जाएगा। दूसरा है विकसित संसाधन। दूसरा कौन सा है, विकसित संसाधन। तो विकसित से वर्ड से ही पता चल रहा है कि विकसित कर लिया गया है। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, कि मतलब कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो है विकसित संसाधन। सारा मेजरमेंट हो गया है और बस उसको यूज करना बाकी है, तो विकसित है, और जब भी होगा उसका यूज किया जाएगा। तो विकसित का मतलब ये है कि जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है किसी भी एरिया में, तो विकसित संसाधन है। इसके अलावा एक और सा संसाधन होता है, उसको होते हैं भंडारित संसाधन। तो भंडारित का क्या मतलब, भंडारित का मतलब इसको भंडारित करके रखा गया है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं। मतलब संसाधन तो हैं, लेकिन जब उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या मशीनरी वगैरह चाहिए, और तब उसको यूज किया जाएगा, निकाला जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है, तो वो भंडारित है। ध्यान रखना, वो भंडारित है। क्यों भंडारित है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का अभाव है, कि उसके लिए भी हो सकता है टेक्नोलॉजी ना हो, तो जब टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी तब उसका उपयोग किया जाएगा या उसमें कुछ चेंज किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के अभाव में भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको कहते हैं भंडारित संसाधन या भंडार कहते हैं। अगला कौन सा है, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, वो कहलाते हैं संचित संसाधन। तो अगला जो कैटेगरी है चौथा, वो है संचित संसाधन। तो संचित का क्या मतलब है, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है, तो ये है संचित संसाधन। तो 4 प्रकार के हमने संसाधन देखा बेसिकली, और वो किस आधार पर है, विकास के आधार पर, तो उनका कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। तो इसमें 4 प्रकार के संसाधन है। पहला है मैंने देखा संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, और मार्किंग यहाँ कर देता हूँ, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है आपका भंडारित संसाधन, और चौथा है संचित संसाधन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसका परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने देखा संसाधनों के प्रकार, कि कैसे बेसिकली मुख्य रूप से 4 प्रकार से संसाधनों को विभाजित किया गया है, और 4 प्रकार में भी अलग अलग प्रकार हैं उनके।
जैसे हमें स्वामित्व के आधार पर देखा, विकास के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखा और उत्पत्ति के आधार पर देखा, तो इनका अलग अलग प्रकार है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार है, उस 4 प्रकार में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो आप समझ गए होंगे संसाधनों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं संसाधन के बारे में। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये देखिए अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, क्या कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ध्यान रखेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या है, स्क्रीन पर आप देखेंगे तो इसको परिभाषित करेंगे कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग, मतलब दिमाग से उसको प्रयोग करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होने सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि इसको सिंपली समझ लीजिए कि जो संसाधन है तो वो हमारी वर्तमान नीड को भी पूरा करे, इसके अलावा हमारी आगे जो जनरेशन आएगी हम उसका भी ध्यान रखें और पर्यावरण को भी नुकसान न हो, तो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। तो अगर पेपर में कभी आता है सतत पोषणीय विकास क्या है, तो आप लिखेंगे कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग कि हमारी वर्तमान जरूरतें भी पूरी हो, भावी पीढ़ी के लिए भी उसमें हम ध्यान में रखें, बचा कर रखें और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि इस विकास में पर्यावरण इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब ये होता है बचाना, ध्यान रखना कि कैसे प्रयोग करें, कैसे नियोजित करें ताकि हम संसाधनों को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, अचानक खत्म ना हो जाए, बाकियों का भी ध्यान है। तो नियोजन का मतलब ही है कि उसका विवेकपूर्ण प्रयोग। नियोजित का मतलब ही है कि विवेकपूर्ण प्रयोग कोई किसी भी चीज का होता है, जैसे लाइफ में भी हम लोग कई सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे ये काम करना है, कैसे नहीं करना, तो भी एक तरह का नियोजन ही है। तो संसाधनों का नियोजन क्या है, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो अगर आपके पास संसाधन है तो नियोजन तो जरूरी है। हमें संसाधनों के नियोजन क्यों है, वो इसलिए है ताकि वो हमारी वर्तमान जरूरत भी पूरा करे, पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाए, भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए, अचानक खत्म ना हो जाए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, सबका ध्यान रखना है, तभी नियोजन होगा। तो क्या है, अगर आप संसाधनों का नियोजन करते हैं तो वही कहलाता है संसाधन नियोजन। जैसे कि हमने संसाधन नियोजन पर बात की, तो हमेशा से विश्व के सभी देश जो हैं इस पर कोशिश करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील में, इसको याद रखेंगे, अक्सर कोई पेपर में आता है। 1992 में ब्राजील के शहर, वहाँ का एक शहर है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ ब्राजील में 1992 में। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन याद रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन आया 1992 का सम्मेलन पूछे तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण के बारे में ही लिखना है। तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे विश्व के लगभग 100 से अधिक राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। 100 याद रखेंगे, 100 से अधिक राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। और इसका मेन मुख्य एजेंडा क्या है कि पर्यावरण की, पृथ्वी को बचाने के लिए, धरती के लिए हम क्या कार्य करें ताकि डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ तो उसमें पर्यावरण की क्षति पर जिक्र किया गया कि कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, रोगों से कैसे निपटना है। लेकिन गरीबी और रोगों से तो निपट सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला काम कहता है पर्यावरण को बचाना, क्योंकि ये जब बचेगा तभी बाकी चीजें भी कंट्रोल होंगी। तो उन्होंने कहा इस सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, कि जब यहाँ से सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ से जाएं तो वो क्या सेट करेंगे, एजेंडा 21। हर देश अपना एजेंडा 21 बनाएगा। तब एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 बेसिकली था कि वो कौन से 21 पॉइंट, 21 बातें कम से कम, कि आप पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, विश्व को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं,
तो कम से कम 21 पॉइंट आप अपना खुद बनाएं अपने परिवेश के अनुसार। हर देश की अलग अलग समस्या है, सिचुएशन है, तो हर देश अपना एजेंडा 21 बनाएगा कि पर्यावरण के लिए कौन से 21 काम है जो करेगा 21। क्योंकि हर देश अगर अपने लेवल पर 21 पॉइंट से निर्धारित कर ले कि हम पर्यावरण के लिए करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो उसी को कहा गया एजेंडा 21, याद रखेंगे। यानी कि वो 21 बातें जो आप पर्यावरण को बचाने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो चूंकि हर देश की सिचुएशन अलग है तो अपनी सिचुएशन के अनुसार एजेंडा 21 डिसाइड करेंगे। तो वहीं कहा गया ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और वहां पर एजेंडा 21 डिसाइड किया गया। और इसका मेन क्या काम था कि पर्यावरण की क्षति को ध्यान में रखा जाए, गरीबी को कैसे हटाना है और रोगों से कैसे निपटना है। तो इसको बेसिकली ध्यान रखेंगे, पर्यावरण से संबंधित इसमें डिस्कशन हुआ। इसी के रिगार्डिंग महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। बिल्कुल, आदमी क्या है, लालची हो गया है, अपने लालच में पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहा, जितना नुकसान कर सकता है कर रहा। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी नीड को पूरा करने के लिए, चाहे हमें नीड जो भी, हमारी जो जरूरतें हैं, धरती के पास बहुत कुछ है। हर नीड को हमारी धरती पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती, हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो वही जो संसाधनों की बात आई, तो महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये ध्यान रखना। तो कई बार एक वर्ड जो है पेपर में भी पूछ देता है कि ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो धरती के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं। अरे बात सही है, क्योंकि लालच का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए संसाधनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इस चैप्टर में आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, संसाधन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो था, अर्थ समिट 1992, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, उसको भी आप समझ गए होंगे, जिसमें सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया गया और एजेंडा 21 डिसाइड किया गया, एजेंडा 21। तो आई थिंक इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे।